करना चाहूँगा जो नकारात्मक हो, व्यक्तिगत हो और व्यक्तिगत, आध्यात्मिक या वित्तीय स्तर पर सीखने तथा विकास करने की मेरी इच्छा को दबाए। मैं खुद के साथ ऐसा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना और अपने जीवन का सम्मान करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुखी तथा सफल बनने का हकदार हूँ। मैं इसे इस तरह देखता हूँ कि दुनिया में 6.3 बिलियन लोग रहते हैं और मैं नकारात्मक व्यक्तियों के बोझ को क्यों सहन करूं? या तो वे ऊपर आते हैं या फिर मैं दूर चला जाता हूं। एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है। या तो आप लोगों को प्रेरित करते हैं या फिर आप उन्हें संक्रमित करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। या तो लोग आपको प्रेरित करते हैं या फिर संक्रमित करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति को खसरा है तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे भी खसरा हो जाए। देखिए, मैं नकारात्मक चिंतन को मानसिक खसरे जैसा ही मानता हूँ। खुजली के बजाय इसमें शिकायतें होती है, चकते के बजाय आलोचना होती है, दर्द के बजाय कुंठा होती है। अब क्या आप सचमुच ऐसे लोगों के करीब रहना चाहते हैं? मुझे यकीन है आपने यह कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों की आमदनी अपने सबसे करीबी दोस्तों की आमदनी के 20% के भीतर होती है? इसलिए बेहतर होगा कि आप इस बात पर सतर्क निगाह रखें कि आप किन के साथ रहते हैं और उन्हें सावधानी से चुनें। मेरा अनुभव यह है कि अमीर लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही कंट्री क्लब के सदस्य नहीं बनते हैं, वे तो दूसरे अमीर और सफल लोगों से मिलने के लिए यहाँ आते हैं। एक और कहावत है, आप क्या जानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किसे जानते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में, अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बतखों के साथ न तैरें। मैं सिर्फ सफल, सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूं। मैं खुद को विषैली परिस्थितियों से दूर रखने का भी ध्यान रखता हूं। मैं खुद को जहरीली ऊर्जा से संक्रमित नहीं करना चाहता। बहस, गपशप, पीठ पीछे होने वाली आलोचना को मैं इसी श्रेणी में रखता हूं। मैं इनमें चिंतनहीन टीवी देखने को भी शामिल करता हूं, जब तक कि आप इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए न देख रहे हों। चिंता की बात तो तब है जब टीवी मनोरंजन का एकमात्र साधन बन जाए। मैं टीवी पर आमतौर पर मैच देखता हूं। पहली बात, मैं माहिर लोगों को काम करते हुए या इस मामले में कहें कि खेलते देखना चाहता हूं। और दूसरी बात, मुझे मैच के बाद के इंटरव्यूज सुनने में मजा आता है। मुझे चैंपियनों की मानसिकता सुनना अच्छा लगता है। किसी खेल की बड़ी लीग में पहुंचने वाला हर खिलाड़ी मेरी निगाह में एक चैंपियन है। उस स्तर के हर खिलाड़ी ने वहां पहुंचने के लिए लाखों अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है, जिससे उनमें से हर एक मेरे लिए अद्भुत बन जाता है। मैं जीतने के बाद का उनका नजरिया सुनना पसंद करता हूं। यह पूरी टीम का बहुत शानदार प्रयास था। हमने अच्छा काम किया, लेकिन हमें अब भी कुछ सुधार करने हैं। इससे यह साबित होता है कि मेहनत काम आती है। मैं पराजित होने के बाद के उनके नजरिए को सुनना भी पसंद करता हूं। यह सिर्फ एक मैच था, हम फिर लौट कर आएंगे। हम इसके बारे में भूल जाएंगे और अगले मैच पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। हम लौटकर इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम कहां बेहतर काम कर सकते हैं और फिर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। 2004 के ओलंपिक खेलों में कनाडा की पर्डिटा फेलिशियन उस वक्त 100 मीटर बाधा दौड़ की विश्व चैंपियन थी और उसे स्वर्ण पदक का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। अंतिम बाधा दौड़ में वे पहली बाधा से टकरा गई और बुरी तरह गिर गई। वे दौड़ पूरी नहीं कर पाई। जब वे वहां पड़ी थी तो बुरी तरह विचलित थी और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पिछले 4 साल से हर दिन 6 घंटे इसी पल की तैयारी की थी। अगली सुबह मैंने उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी। काश मैंने इसे टेप कर लिया होता। उनके दृष्टिकोण को सुनना अद्भुत था। उन्होंने इस तरह की बात कही थी, मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मैं इसका सकारात्मक इस्तेमाल करूंगी। मैं अब अगले 4 सालों तक और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूंगी और ज़्यादा मेहनत करूंगी। कौन जाने, अगर मैं जीत जाती तो मेरा रास्ता क्या होता। शायद इसलिए मेरी इच्छा की धार कुंद हो जाती। मैं नहीं जानती कि क्या होता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब मैं जीत के लिए पहले से ज़्यादा भूखी हूँ। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर लौटूंगी। जब मैंने उन्हें बोलते सुना तो मैं वाह के सिवा कुछ न कह सका। आप चैंपियनों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं, गरीब लोग पराजितों के साथ उठते बैठते हैं। यह आरामदेह होने का मामला है। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों के साथ आरामदेह होते हैं। वे खुद को उनके साथ रहने के काबिल मानते हैं। गरीब लोग बेहद सफल लोगों के साथ असहज रहते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।
या उन्हें महसूस होता है कि वे उनकी श्रेणी के लिए नहीं है। खुद की रक्षा के लिए उनका अहं दूसरों के दोष खोजता है और आलोचना करने लगता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदलना होगा और पूरा यकीन करना होगा कि आप हर मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर जितने काबिल हैं। मुझे अपने सेमिनारों में सदमा लगता है जब लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि क्या वे मुझे छू सकते हैं। वे कहते हैं, मैंने पहले कभी किसी मल्टी मिलेनियर को नहीं छुआ है। मैं आमतौर पर विनम्रता से मुस्कुरा देता हूँ, लेकिन मन ही मन सोचता हूँ, क्या बकवास है, मैं आपसे किसी तरह बेहतर या अलग नहीं हूँ और जब तक आप यह बात नहीं समझेंगे तब तक आप कंगाल ही बने रहेंगे। मेरे दोस्तों, मुद्दा मिलेनियर्स को छूना नहीं है। मुद्दा तो यह फैसला करना है कि आप उनके जितने ही अच्छे और काबिल हैं। मुद्दा तो उनके जैसे काम करना है। मेरी सबसे अच्छी सलाह यह है, अगर आप सचमुच मिलेनियर को छूना चाहते हैं तो खुद मिलेनियर बन जाएं। मुझे उम्मीद है कि आप मतलब समझ गए होंगे। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। यह कहने के बजाय वाह वे कितने खास हैं, यह कहें अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और अंततः अगर आप मिलेनियर को छूना चाहते हैं तो आप खुद को छू सकेंगे। घोषणाएं दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूं। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। पहला, लाइब्रेरी, बुक स्टोर या इंटरनेट पर जाकर किसी बहुत अमीर और सफल व्यक्ति की जीवनी पढ़ें। एंड्रयू कार्नेगी, जॉन डी रॉकफेलर, मैरी के, डोनाल्ड ट्रंप, वारेन बफेट, जैक वेल्च, बिल गेट्स और टेड टर्नर कुछ अच्छे उदाहरण हैं। उनकी कहानी से प्रेरणा हासिल करें, सफलता की विशिष्ट रणनीतियां सीखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनकी मानसिकता अपना लें। दूसरी, किसी अच्छे क्लब में शामिल हों, जैसे टेनिस, हेल्थ, बिजनेस या गोल्फ क्लब में। अमीर लोगों के साथ अमीरी के माहौल में घुले मिलें। या अगर आप ऊंचे लोगों के क्लब में शामिल होने का खर्च किसी भी तरह नहीं उठा सकते हो तो अपने शहर के सबसे अच्छे होटल में कॉफ़ी या चाय पिएं। इस माहौल में आरामदेह बने और वहां के ग्राहकों को देखकर इस बात पर ध्यान दें कि वे आपसे जरा भी अलग नहीं है। तीसरी, अपने जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों या व्यक्तियों को पहचानें। खुद को हर नकारात्मक स्थिति या व्यक्ति से दूर हटा लें। अगर ऐसा व्यक्ति आपके परिवार का सदस्य है तो उसके आसपास कम रहने का चुनाव करें। चौथा, फालतू टीवी देखना बंद करें और बुरी खबरों से दूर रहें। दौलत की फाइल नंबर 8। अमीर लोग अपना और अपने मूल्य का प्रचार करने के इच्छुक होते हैं। गरीब लोग बेचने और प्रचार के बारे में नकारात्मक राय रखते हैं। मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल ट्रेनिंग 1 दर्जन से ज़्यादा प्रशिक्षण चलाती है। शुरुआती सेमिनार में यानी आमतौर पर मिलेनियर माइंड इंटेंसिव में हम अपने अन्य कोर्सों के बारे में संक्षेप में बताते हैं और इसके बाद प्रतियोगियों को सेमिनार के खास डिस्काउंट और बोनसों की जानकारी देते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं दिलचस्प होती हैं। ज़्यादातर लोग रोमांचित हो जाते हैं। बाकी कोर्सों की जानकारी और डिस्काउंट पाना उन्हें अच्छा लगता है। बहरहाल कुछ लोग जरा भी रोमांचित नहीं होते हैं। उन्हें किसी भी तरह के प्रचार से चिढ़ होती है, भले ही उससे उन्हें लाभ मिल सकता हो। अगर आप भी ऐसे ही हैं तो यह आपका एक महत्वपूर्ण लक्षण है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। प्रचार से चिढ़ना सफलता की राह में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोग बेचने और प्रचार करने से चिढ़ते हैं वे आमतौर पर कड़के होते हैं। यह स्पष्ट है। आप अपने बिजनेस या सेल्समैनशिप में भारी आमदनी कैसे कर सकते हैं अगर आप लोगों को यही न बताएं कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सेवा मौजूद है। कर्मचारी के रूप में भी अगर आप अपने गुणों का प्रचार नहीं करना चाहते हैं तो कोई दूसरा इच्छुक व्यक्ति कंपनी की सीढ़ी पर आपसे आगे निकल जाएगा। लोगों को कई कारणों से प्रचार करने या बेचने में समस्या होती है। इस बात की संभावना है कि आप आगे बताए गए कारणों में से एक या अधिक को पहचान लेंगे। सबसे पहला कारण, हो सकता है आपको अतीत में कोई बुरा अनुभव हुआ हो जब लोगों ने आपके सामने अनुचित तरीके से प्रचार किया हो। शायद आपको लगा हो कि वे आपको जबरन बेच रहे हैं। शायद वे आपको गलत समय पर परेशान कर रहे थे। शायद वे ना सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मामला चाहे जो हो, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह अनुभव अतीत में हुआ था और आज उसे पकड़े रखने में आपको फायदा नहीं होगा। दूसरा कारण, हो सकता है आपको अशक्त करने वाला अनुभव तब हुआ हो जब आपने किसी व्यक्ति को कोई चीज बेचने की कोशिश की हो और उस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह नकार दिया हो। इस उदाहरण में प्रचार के प्रति आपकी अरुचि सिर्फ इस कारण है
क्योंकि आपने इसे असफलता और अस्वीकृति से जोड़ दिया है। एक बार फिर समझ लें, यह जरूरी नहीं है कि अतीत में जो हुआ है वह वर्तमान में भी होगा। तीसरा कारण, हो सकता है आपकी समस्या माता पिता की पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण उत्पन्न हुई हो। हम में से बहुत से लोगों को बचपन में यह सिखाया जाता है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना विनम्रता नहीं होती है। देखिए, अगर आपकी कमाई शिष्टता और विनम्रता की बदौलत होती है तो यह बहुत बढ़िया बात है, लेकिन असली दुनिया में बिजनेस और पैसे के मामले में अगर आप अपना प्रचार खुद नहीं करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कोई दूसरा भी नहीं करेगा। अमीर लोग हर एक के सामने अपने गुणों और मूल्य की प्रशंसा करने के इच्छुक होते हैं। यही नहीं, वे हर एक के साथ बिजनेस करने की उम्मीद भी करते हैं। आखिरी कारण, कुछ लोग महसूस करते हैं कि प्रचार उनकी शान के खिलाफ है। मैं इसे उच्च और शक्तिशाली सिंड्रोम कहता हूं, जिसे क्या मैं इतना खास नहीं हूं नजरिया भी कहा जाता है। इस मामले में सोच यह होती है कि अगर लोगों को वह चीज चाहिए जो आपके पास है तो उन्हें किसी तरह आपको खोजकर आपके पास आना चाहिए। जिन लोगों को यह विश्वास होता है उनके बारे में तय है कि वे या तो दिवालिया हैं या जल्दी ही हो जाएंगे। वे यह उम्मीद कर सकते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया भर में उन्हें खोजता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि बाजार में प्रोडक्ट और सेवाओं की भरमार है। हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट सबसे अच्छे हों, लेकिन किसी को भी उनके बारे में कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वे इतने घमंडी हैं कि किसी को भी बताते नहीं हैं। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी, बेहतर चूहेदानी बनाएं और दुनिया आपके दरवाजे तक रास्ता बना देगी। लेकिन यह तभी सच है जब आप इसमें 8 शब्द और जोड़ देंगे, अगर दुनिया को इसके बारे में पता हो। अमीर लोग लगभग हमेशा बहुत अच्छे प्रचारक होते हैं। वे अपने प्रोडक्ट, सेवाओं और विचारों का जोश और उत्साह से प्रचार कर सकते हैं और ऐसा करना भी चाहते हैं। यही नहीं, वे अपने मूल्य या महत्व की पैकिंग इस तरह करने में निपुण होते हैं कि यह बेहद आकर्षक बन जाता है। अगर आप सोचते हैं कि इसमें कुछ गलत है तो आइए हम महिलाओं के मेकअप पर प्रतिबंध लगा देते हैं, और यही क्यों, हम पुरुषों के सूट पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। आखिर ये भी तो पैकेजिंग से ज्यादा कुछ नहीं है। रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि हर बिजनेस, जिसमें पुस्तक लिखना भी शामिल है, बेचने पर ही निर्भर करता है। वे कहते हैं कि उन्हें बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि बेस्ट सेलिंग लेखक माना जाता है। अमीर लोग आमतौर पर लीडर होते हैं और सभी महान लीडर्स महान प्रचारक होते हैं। लीडर बनने के लिए आपके पास अनुयायी और समर्थक होने चाहिए, जिसका मतलब है कि आपको लोगों को अपनी भविष्य दृष्टि बेचने और प्रेरित करने के मामले में निपुण बनना होगा। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने फैसलों पर अमल करवाने के लिए लगातार जनता को, संसद को, अपनी खुद की पार्टी तक को अपने विचार बेचने होते हैं। और इस सबसे पहले, अगर वह खुद का प्रचार नहीं करेगा तो उसे कभी चुना ही नहीं जाएगा। संक्षेप में, जो लीडर अपना प्रचार नहीं कर सकता या नहीं करता, वह लंबे समय तक लीडर नहीं रहेगा, चाहे वह राजनीति में हो, बिजनेस में हो, खेल में हो या माता पिता के रूप में हो। मैं इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लीडर्स अनुयायियों से बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। यहां पर मुद्दे की बात यह नहीं है कि आप प्रचार करना पसंद करते हैं या नहीं। मुद्दे की बात तो यह है कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं। यह आपके विश्वासों की बात है। क्या आप अपने मूल्य में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट या सेवा में सचमुच यकीन रखते हैं? क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आपके पास जो है उसका प्रचार करके आप सामने वाले को लाभ पहुंचाएंगे? अगर आप अपने महत्व या मूल्य में यकीन रखते हैं तो इसे जरूरतमंद लोगों से छिपाए रखना किस तरह उचित हो सकता है। मान ले आपके पास अर्थराइटिस का इलाज हो और आपको अर्थराइटिस का कोई रोगी दर्द से छटपटाता मिल जाए, आप क्या करेंगे? क्या आप अपने इलाज को उससे छिपाए रखेंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वह व्यक्ति आपका दिमाग पढ़ ले या अंदाजा लगा ले कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जो उसकी मदद कर सकता है? आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या सोचेंगे जिसने कष्ट उठा रहे लोगों की मदद करने का प्रस्ताव सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि वह इतना ज्यादा शर्मिला, भयभीत या घमंडी था कि प्रचार नहीं कर सकता था। प्रचार के साथ अक्सर जिन लोगों को समस्या आती है उन्हें अपने प्रोडक्ट पर या खुद पर पूरा यकीन नहीं होता है। परिणाम स्वरूप उनके लिए यह कल्पना करना मुश्किल होता है कि दूसरे लोग अपने मूल्य में इतनी दृढ़ता से यकीन करते हैं कि वे इसका प्रचार हर सामने आने वाले व्यक्ति से और हर तरीके से करना चाहते हैं। अगर आपको यकीन है कि आपके पास देने के लिए ऐसा कुछ है जिससे लोगों को सचमुच मदद मिल सकती है, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। इस तरह आप न सिर्फ लोगों की मदद करते हैं बल्कि अमीर भी बन जाते हैं।
घोषणाएं दिल पर हाथ रखकर कहें। मैं जोश और उत्साह के साथ दूसरों के सामने अपने महत्व तथा मूल्य का प्रचार करता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। पहली, आप इस समय जो प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं उसके महत्व पर आप कितना यकीन करते हैं। इस आधार पर उसे 1 से 10 के बीच अंक दें। अगर आपके अंक 7 और 9 के बीच है तो अपने प्रोडक्ट या सेवा को थोड़ा संशोधित करके उसका महत्व बढ़ा लें। अगर आपके अंक 6 या उससे कम है तो उस प्रोडक्ट या सेवा को बेचना बंद कर दें और किसी दूसरे प्रोडक्ट को बेचने लगें जिस पर आपको सचमुच भरोसा हो। दूसरे, पुस्तकें पढ़ें, ऑडियो कैसेट और सीडी सुनें, मार्केटिंग तथा सेल्स संबंधी कोर्स करें। इन दोनों क्षेत्रों में उस हद तक विशेषज्ञ बन जाएं जहां आप 100% ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक अपने महत्व का प्रचार कर सकते हो। दौलत की फाइल नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, अमीर बनना पार्क में टहलने जितना आसान नहीं है। यह तो एक ऐसी यात्रा है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, घुमाव है, मुश्किलें हैं और बाधाएं हैं। दौलत की राह में बहुत से जाल और गड्ढे हैं और इसलिए ज्यादातर लोग इस पर नहीं चलते हैं। वे मुश्किलें, सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते हैं। संक्षेप में, वे समस्याएं नहीं चाहते हैं। यही अमीर और गरीब लोगों के बीच एक बड़ा अंतर है। अमीर और सफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, जबकि गरीब और असफल लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। गरीब लोग समस्याओं से बचने के लिए लगभग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वे चुनौती देकर भाग खड़े होते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की अपनी कोशिश में वे सबसे बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लेते हैं। वे कंगाल और दुखी हैं। मेरे दोस्तों, सफलता का रहस्य समस्याओं से बचने या उनसे पीछा छुड़ाने या उनसे कतराने की कोशिश करना नहीं है। रहस्य तो खुद को इतना बड़ा बनाना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। 1 से 10 के पैमाने पर, जिसमें 1 न्यूनतम है, कल्पना करें कि आप चरित्र और नजरिए की शक्ति के मामले में स्तर 2 पर हैं और आपके सामने स्तर 5 की समस्या आ जाती है। यह समस्या आपको छोटी नजर आएगी या बड़ी? स्तर 2 के लिहाज से स्तर 5 की समस्या बड़ी लगेगी। अब मान लें कि आपने अपना विकास कर लिया है और स्तर 8 के व्यक्ति बन गए हैं। अब स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? जादुई रूप से वही समस्या अब छोटी लगने लगेगी। अंततः कल्पना करें कि आपने खुद पर सचमुच कड़ी मेहनत कर ली है और स्तर 10 के व्यक्ति बन गए हैं। अब क्या स्तर 5 की वही समस्या आपको बड़ी समस्या लगेगी या छोटी? जवाब है कि वह समस्या ही नहीं लगेगी। वह आपके मस्तिष्क में समस्या के रूप में दर्ज ही नहीं होती है। उसके चारों ओर कोई नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं है। वह तो ब्रश करने या कपड़े पहनने जैसी एक आम घटना है जिससे आपको निपटना है। ध्यान दें कि चाहे आप अमीर हों या गरीब, बड़ा खेल रहे हों या छोटा, जीवन में समस्याएं रहती हैं। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपके जीवन में हमेशा तथाकथित समस्याएं और बाधाएं मौजूद रहेंगी। मैं इस बात को संक्षेप में अच्छी तरह कहना चाहता हूं। समस्या का आकार कभी असली मुद्दा नहीं होता है। असली मुद्दा तो आपका आकार होता है। यह पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन अगर आप सफलता के अगले स्तर पर बढ़ने के लिए तैयार हैं तो आपको इस बारे में जागरूक बनना होगा कि आपके जीवन में सचमुच क्या हो रहा है। तैयार हैं? तो यह लीजिए। अगर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आप अब तक छोटे हैं। दिखावे से मूर्ख न बने। आपका बाहरी संसार तो आपके भीतरी संसार का प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपनी समस्याओं के आकार पर ध्यान केंद्रित करना छोड़ दें और अपने आकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करें। मैं अपने सेमिनार में प्रतिभागियों को एक साधारण सी बात याद दिलाता हूं। जब भी आपको महसूस हो कि आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो खुद की तरफ इशारा करके चिल्लाएं, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। इसमें आप अचानक जाग जाएंगे और अपने ध्यान को वहां केंद्रित कर लेंगे जहां इसकी जरूरत है, खुद पर। फिर अपने उच्चतर स्वरूप में आने के बाद एक गहरी सांस लें और उसी समय फैसला कर लें कि आप ज्यादा बड़े व्यक्ति बनेंगे और किसी भी समस्या या बाधा को अपनी खुशी या सफलता छीनने की इजाजत नहीं देंगे। आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज्यादा पैसे और अंततः उतनी ही ज्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। एक बार फिर, आपकी दौलत सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। उद्देश्य खुद का विकास करके उस जगह तक पहुंचना है जहां आप दौलत बनाने
और उसे बनाए रखने की राह में आने वाली किसी भी समस्या या बाधा से पार पा सकते हो। वैसे अपनी दौलत बनाए रखना एक बिल्कुल अलग संसार है। कौन जानता था? निश्चित रूप से मैं तो नहीं जानता था। मैं सोचता था कि एक बार दौलत कमा लेने के बाद यह स्थायी हो जाती है। ओह, मुझे कितना जोरदार झटका लगा जब मैंने अपने पहले मिलियन को उतनी ही तेजी से गंवा दिया जितनी तेजी से कमाया था। अब पीछे पलटकर देखने पर मैं समझ गया हूं कि मामला क्या है। उस वक्त मेरा टूल बॉक्स इतना बड़ा और मजबूत नहीं था कि मेरे द्वारा हासिल दौलत को संभाल सके। एक बार फिर ईश्वर का शुक्र है कि मैं मिलेनियर माइंड के सिद्धांतों का अभ्यास अपनी रिकंडीशनिंग करने में कामयाब हो गया। मैंने न सिर्फ दोबारा मिलियन डॉलर कमा लिए, बल्कि अपने नए धन के ब्लूप्रिंट की बदौलत मैं मल्टी मिलेनियर बन गया। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने न केवल अपनी दौलत कायम रखी है, बल्कि यह अच्छी दर से बढ़ भी रही है। खुद को दौलत के बर्तन के रूप में देखें। अगर आपका बर्तन छोटा है और पैसा ज्यादा है तो क्या होगा? आप पैसे को गंवा देंगे। अतिरिक्त पैसा आपके बर्तन में से छलकने लगेगा और यहां वहां बह जाएगा। आप बर्तन से ज्यादा पैसे पा ही नहीं सकते। इसलिए आपको बड़ा बर्तन बनना होगा, ताकि आप न सिर्फ दौलत को बनाए रख सकें, बल्कि ज्यादा दौलत को आकर्षित भी कर सकें। ब्रह्मांड निर्वात या खाली जगह को पसंद नहीं करता है। अगर आपके पास पैसे रखने के लिए बहुत बड़ा बर्तन होगा तो यह उस खाली जगह को भर देगा। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं। इसकी एक वजह के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वे समस्या पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बार फिर कहूंगा, मस्तिष्क आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक ही प्रबल चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब यह है कि या तो आप अपनी समस्या का दुखड़ा रो रहे हैं या फिर आप समाधान पर मेहनत कर रहे हैं। अमीर और सफल लोग समाधान केंद्रित होते हैं। जब चुनौतियां आती है तो वे जवाबी रणनीति और योजना बनाने में अपना समय व ऊर्जा लगाते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि वह समस्या दोबारा पैदा ही न हो। गरीब और असफल लोग समस्या केंद्रित होते हैं। वे अपना समय और ऊर्जा शिकायत करने व रोने धोने में लगा देते हैं। समस्या खत्म करने के लिए वे शायद ही कभी कोई रचनात्मक समाधान खोज पाते हैं। उसे दोबारा पैदा होने से रोकने की बात तो रहने ही दें। अमीर लोग अपनी समस्याओं से पीछे नहीं हटते हैं। वे समस्याओं से बचते नहीं हैं। वे समस्याओं के बारे में शिकायत भी नहीं करते हैं। अमीर लोग वित्तीय योद्धा होते हैं। अपने एनलाइटेड वॉरियर ट्रेनिंग कैंप में हम योद्धा की परिभाषा इस तरह देते हैं, जो खुद को जीतता है। निष्कर्ष यह है कि अगर आप समस्याओं से निपटने और बाधाओं से उबरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कौन रोक सकता है? जवाब है, कोई नहीं। और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता है तो आप अजय बन जाते हैं। और अगर आप अजय बन जाते हैं तो आपके पास अपने जीवन में कितने विकल्प होते हैं? जवाब है, आपके पास सारे विकल्प होते हैं। अगर आप अजय बन जाते हैं तो आपके लिए कोई भी चीज और हर चीज उपलब्ध होती है। आप बस उसे चुन लें और वह आपकी हो जाएगी। स्वतंत्रता इसी को तो कहते हैं। घोषणाएं दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूं। मैं किसी भी समस्या से निपट सकता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मल्टी मिलेनियर मस्तिष्क है। मल्टी मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। पहली, जब आप किसी बड़ी समस्या के कारण विचलित महसूस कर रहे हो तो खुद की ओर इशारा करके कहें, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद से कहें, मैं इससे निपट सकता हूं। मैं किसी भी समस्या से ज्यादा बड़ा हूं। दूसरी, अपने जीवन की एक समस्या लिख लें। 10 विशिष्ट कार्यों की सूची बनाएं जो आप इसे सुलझाने या कम से कम स्थिति को सुधारने के लिए कर सकते हैं। इससे आप समस्या चिंतन के बजाय समाधान चिंतन की ओर पहुंच जाएंगे। पहली बात, इसकी अच्छी संभावना है कि आप समस्या को सुलझा लेंगे। दूसरी बात, इससे आप काफी बेहतर महसूस करने लगेंगे। दौलत की फाइल नंबर 10। अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं। गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। ज्यादातर लोगों का अपनी पूर्ण वित्तीय क्षमता तक नहीं पहुंच पाने का अगर मुझे सबसे प्रमुख कारण बताना हो तो वह यह होगा, अधिकांश लोग खराब प्राप्तकर्ता होते हैं। देने के मामले में वे अच्छे हों या न हों, लेकिन पाने के मामले में वे निश्चित रूप से खराब होते हैं। और चूंकि वे पाने के मामले में खराब होते हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं मिलता है। लोगों को कई कारणों से पाने में दिक्कत आती है। पहली बात, कई लोग खुद को नाकाबिल या अयोग्य मानते हैं। यह बीमारी हमारे पूरे समाज में फैली हुई है। मेरा अनुमान है कि 90% से भी ज्यादा लोगों की नसों में यह भावना बह रही है कि वे पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। आत्मसम्मान की इस कमी का कारण क्या है? जवाब वही है, हमारी कंडीशनिंग। ज्यादातर समय हम एक हाँ और 20 नहीं सुनते हैं। तुम गलत काम कर रहे हो,
के 10 वाक्य और तुम सही काम कर रहे हो का 1 वाक्य सुनते हैं, और तुम मूर्ख हो के 5 वाक्य और तुम जबरदस्त हो का 1 वाक्य सुनते हैं। भले ही हमारे माता पिता हमारी तारीफ करते हों, लेकिन हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि हम उनकी प्रशंसा और उम्मीदों पर लगातार खरे उतरने लायक नहीं हैं। तो एक बार फिर हमें महसूस होता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। इसके अलावा हम में से अधिकतर लोग जीवन की सजा की बुनियाद के साथ बड़े हुए हैं। यह अलिखित नियम बताता है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो आपको सजा मिलेगी या मिलनी चाहिए। हम में से कुछ को माता पिता ने सजा दी, कुछ को टीचर्स ने सजा दी, और कुछ धार्मिक दायरों में तो हम में से कुछ को सबसे बड़ी सजा की धमकी दी गई, स्वर्ग नहीं मिलने की धमकी। जाहिर है अब जब हम सब वयस्क हो चुके हैं तो यह खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है? गलत। अधिकांश लोगों के लिए सजा की कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि अगर वे कोई गलती कर देते हैं या आदर्श काम नहीं करते हैं और उन्हें सजा देने के लिए आसपास कोई नहीं होता, तो वे अवचेतन रूप से खुद को ही सजा देने लगते हैं। जब वे छोटे थे तो यह सजा इस रूप में होती थी, तुमने गलत काम किया है इसलिए तुम्हें कैंडी नहीं मिलेगी। बहरहाल आज यह सजा इस रूप में हो सकती है, तुमने गलत काम किया है इसलिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग अपनी आमदनी सीमित क्यों कर लेते हैं और अवचेतन रूप से अपनी ही सफलता में खुद बाधा क्यों डालते हैं। कोई हैरानी नहीं कि लोगों को पाने में मुश्किल होती है। एक छोटी सी गलती के कारण आप आजीवन दुख और गरीबी का बोझ उठाने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। आप कह सकते हैं यह तो बहुत कठोर है, लेकिन कौन कहता है कि मस्तिष्क तार्किक या दयालु होता है? एक बार फिर प्रोग्रामिंग वाला मस्तिष्क एक फाइल फोल्डर है जिसमें अतीत की प्रोग्रामिंग, गढ़े गए अर्थ और नाटक तथा विनाश की कहानियां भरी पड़ी हैं। समझदारी के काम ऐसे दिमाग को रास नहीं आते हैं। मैं अपने सेमिनारों में एक बात सिखाता हूं जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। देखिए, अंततः इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद को काबिल महसूस करते हैं या नहीं। आप दोनों ही तरीकों से अमीर बन सकते हैं। बहुत से दौलतमंद लोग ज्यादा काबिल महसूस नहीं करते हैं। दरअसल यह अमीर बनने के लिए एक बड़ी प्रेरणा हो सकती है। खुद को और अपनी काबिलियत को अपने या दूसरों के सामने साबित करना, खुद को काबिल समझना नेटवर्थ के लिए जरूरी है। यह विचार महज एक विचार है जो असली दुनिया में सही साबित नहीं होता है। जैसा हम पहले कह चुके हैं, खुद के सामने अपनी काबिलियत साबित करके आप अमीर तो बन सकते हैं, लेकिन सुखी नहीं बन सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दूसरे कारणों से दौलत कमाएं। लेकिन यहाँ आपके लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि नाकाबिलियत का एहसास आपको अमीर बनने से नहीं रोकेगा। सच तो यह है कि विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से यह एक प्रेरक शक्ति साबित हो सकता है। यह कहने के बाद मैं आपको एक बात बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ। इसे ध्यान से सुने। यह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? तो सुनिए। यह जान लें कि आप काबिल हैं या नहीं, यह एक गढ़ी गई कहानी है। एक बार फिर कहता हूँ, किसी चीज का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहा हो? काबिल, नाकाबिल, काबिल, काबिल, नाकाबिल। ओह, निश्चित रूप से नाकाबिल। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगा सकता है। यह काम आप खुद करते हैं। यह तस्वीर आप खुद बनाते हैं। इसका फैसला आप खुद करते हैं। आप और सिर्फ आप ही यह तय करते हैं कि क्या आप काबिल बनने वाले हैं। यह सीधे सीधे आपका दृष्टिकोण होता है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे दोबारा कहना चाहूंगा। आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। यह इतना ही आसान है। तो फिर लोग अपना इतना बुरा क्यों करते हैं? वे अपनी कहानी में यह क्यों लिखते हैं कि वे काबिल नहीं है? यह तो इंसान के मस्तिष्क की प्रवृत्ति है, हमारा सुरक्षात्मक हिस्सा जो हमेशा गलत चीजों की तलाश करता रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गिलहरी इन चीजों की चिंता नहीं करती है? क्या आप किसी गिलहरी के मुंह से यह सुनने की कल्पना कर सकते हैं, मैं इस साल जाड़ों के लिए ज्यादा गिरी इकट्ठी नहीं करूंगी क्योंकि मैं काबिल नहीं हूं? संभव ही नहीं है, क्योंकि कम बुद्धि वाले ये प्राणी खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिर्फ इस दुनिया के सबसे विकसित प्राणी यानी इंसान में ही खुद को इस तरह सीमित करने की क्षमता होती है।
मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वह सिर्फ 10 फुट ही ऊंचा होता। तो मेरा सुझाव है, क्योंकि अपनी काबिलियत के बजाय अपनी लिखी कहानी बदलना ज़्यादा आसान है, इसलिए अपनी काबिलियत बदलने के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी लिखी कहानी बदल लें। यह कहीं ज़्यादा तेज और सस्ता रास्ता है। बस एक नई और ज़्यादा मददगार कहानी लिख लें और फिर उसके अनुसार जीवन जिएं। आप कहते हैं, ओह लेकिन मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह फैसला कैसे कर सकता हूँ कि मैं काबिल हूँ? यह फैसला तो किसी और को करना चाहिए। माफ़ कीजिए, मैं कहता हूँ यह ठीक नहीं है। यानी मेरा मतलब है यह बकवास है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या कहता है या उसने अतीत में क्या कहा था, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए यह काम किसी और को नहीं, आपको ही करना होगा। बहरहाल, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए हम यह खेल आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपके लिए वह करूंगा जो मैं मल्टी मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हजारों प्रतियोगियों के लिए करता हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अभिषेक करूंगा। यह एक खास समारोह है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें। चबाना बंद कर दें, फोन पर बात करना बंद कर दें और जो भी काम कर रहे हो उसे रोक दें। बस आप पुरुष हैं तो सूट और टाई पहन सकते हैं, हालांकि टक्सेंडो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप महिला हैं तो औपचारिक इवनिंग गाउन और हील आदर्श रहेंगे। और अगर आपके पास कोई बेहतरीन या बिल्कुल नई पोशाक न हो तो यह निश्चित रूप से एक नई ड्रेस खरीदने का अवसर है। अगर उस पर डिजाइनर लेबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप तैयार हों तो हम शुरू करते हैं। कृपया एक घुटने के बल बैठ जाएं और अपना सिर सम्मान में झुका लें। तैयार? यह लीजिए, मुझ में निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में अपना अभिषेक करता हूँ। ठीक है, हमने यह कर दिया। अब आप खड़े हो जाएं। अब आप खड़े हो सकते हैं और अपना सिर तान सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आप काबिल बन चुके हैं। बुद्धिमानी की इस सलाह पर चलें। काबिलियत या नाकाबिलियत की बकवास पर भरोसा करना बंद कर दें और वे काम शुरू करें जो अमीर बनने के लिए आपको करने चाहिए। दूसरा प्रमुख कारण जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को पाने में समस्या आती है, यह है कि वे इस कहावत पर आंखें मूंदकर विश्वास करते हैं, देना पाने से बेहतर है। मैं इसे सभ्य भाषा में कहता हूँ, कितनी बेतुकी बात है। यह कहावत सरासर बकवास है और अगर आपने गौर न किया हो तो इसका प्रचार आमतौर पर वे लोग और समूह करते हैं जो चाहते हैं कि आप दें और वे पाएं। पूरा विचार ही मूर्खतापूर्ण है। क्या बेहतर है, ठंडा या गर्म, बड़ा या छोटा, दायां या बायां, अंदर या बाहर? देना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने भी यह फैसला किया है कि देना पाने से बेहतर है, वह गणित में कमजोर रहा होगा। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। इस बारे में सोचें, अगर पाने के लिए कोई न हो तो आप दे कैसे सकते हैं? दोनों को ही आदर संतुलन में रहना होगा, एक पर एक, आधा आधा। चूंकि देना और पाना हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, इसलिए उनका महत्व भी बराबर ही होना चाहिए। इसके अलावा देते समय कैसा महसूस होता है? हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर सहमत होंगे कि दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत कैसा महसूस होता है जब आप तो देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पाने का इच्छुक न हो? हम में से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे कि तब बहुत बुरा लगता है। तो यह बात जान लें, अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। आप दरअसल उन्हें उस खुशी और सुख से वंचित रख रहे हैं जो देने से मिलता है। इसके बजाय उन्हें बुरा महसूस होता है। क्यों? एक बार फिर, हर चीज ऊर्जा है और जब आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं तो वह ऊर्जा अभिव्यक्त नहीं हो पाती है और आप में ही फंसी रहती है। फिर वह फंसी ऊर्जा नकारात्मक भावों में बदल जाती है। स्थिति इस बात से भी बुरी बन जाती है क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वह आपको न दे। बात सीधी सी है। अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हैं तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज़्यादा अमीर और गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा काबिल हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज़्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। मैंने यह सबक बड़े स्तर पर सीखा जब मैं जंगल में अकेला कैंपिंग कर रहा था। अपने 2 दिन के डेरे के लिए मैंने सोने की जगह चुनी। मैंने तिरपाल को एक पेड़ पर बांध लिया और फिर निचले हिस्से को जमीन पर बांध दिया। इस तरह अपने सिर पर 45 डिग्री की छत बनाकर मैं सो गया।
ईश्वर का शुक्र है कि मैंने यह छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया था, क्योंकि सारी रात बारिश हुई। जब मैं सुबह अपने आशियाने से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं और तिरपाल के नीचे की हर चीज सूखी थी। बहरहाल उसी समय इस बात पर भी गौर किया कि तिरपाल के एक छोर के नीचे ढेर सारा पानी जमा हो गया था। अचानक मैंने अपने भीतर की आवाज को कहते सुना, प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और भेदभाव नहीं करती है। जब बारिश होती है तो पानी कहीं न कहीं तो जाएगा। अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा दुगना गीला होगा। वहां भरे पानी के पास खड़े होते समय मुझे एहसास हुआ कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ट्रिलियनों डॉलर आसपास तैर रहे हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायत से है और इसे कहीं न कहीं तो जाना है। सौदा यह है, अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती कि वह कहाँ जाती है, पैसे को भी नहीं होती है। मिलेनियर माइंड सेमिनार में इस बिंदु पर मैं लोगों को यह विशेष प्रार्थना सिखाता हूँ जो मैंने तिरपाल के नीचे वाले अनुभव के बाद बनाई है। जाहिर है यह थोड़ी बड़बोली है, लेकिन सीख स्पष्ट है। यह इस तरह है, ब्रह्मांड, अगर किसी के पास कोई बेहतरीन चीज आ रही हो लेकिन वह उसे लेने का इच्छुक न हो तो वह चीज मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हारे सारे वरदान पाने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं से इसे अपने साथ दोहराने को कहता हूँ और वे जोश में आ जाते हैं। वे रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक होना बहुत रोमांचक एहसास होता है। इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने इसके विपरीत चाहे जो सोचा हो वह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो आपका या किसी का भी भला नहीं कर सकती है। अपनी कहानी को दूर जाने दें और पैसे को पास आने दें। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और दूसरों को दिए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना बिल्कुल वाजिब है। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी नाकाबिलियत की भावनाओं के कारण यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और उपलब्ध कराए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना उचित नहीं है। उनका यह विश्वास उन्हें आदर्श पीड़ित बना देता है। और जाहिर है, अगर आपको अच्छा पुरस्कार मिलता है तो आप अच्छे पीड़ित कैसे बन सकते हैं। कई गरीब लोगों को यह खुशफहमी होती है कि गरीब होने के कारण वे ज्यादा अच्छे हैं। न जाने क्यों उन्हें यह विश्वास होता है कि वे ज्यादा धार्मिक, पवित्र या अच्छे हैं। बकवास। गरीब लोग सिर्फ एक चीज है, गरीब। मेरे कोर्स में एक आदमी भाग ले रहा था और वह मेरे पास आंसू बहाते हुए आया। वह कहने लगा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि अपने पास ढेर सारा पैसा होने पर मैं अच्छा महसूस कैसे कर सकता हूं, जबकि बाकी लोगों के पास इतना कम पैसा है। मैंने उससे कुछ आसान सवाल पूछे। अगर आप गरीब हैं तो इससे आप गरीब लोगों को किस तरह फायदा पहुंचा रहे हैं? कंगाल रहकर आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ एक और गरीब नहीं है जिसे खिलाया जाना है? क्या यह ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि आप दौलत बना लें और फिर कमजोरी के बजाय ताकत के साथ गरीबों की मदद करने की कोशिश करें? उसने रोना छोड़ दिया और बोला, पहली बार मुझे बात समझ में आई है। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं कितनी बकवास बातें सोच रहा था। हारो, मुझे यकीन है कि अब मेरे अमीर बनने का समय आ गया है ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। धन्यवाद। वह नया इंसान बनकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ समय पहले मुझे उसका ईमेल मिला जिसमें उसने मुझे बताया कि वह अब पहले से 10 गुना कमाई कर रहा है और इसे लेकर बहुत अच्छा भी महसूस कर रहा है। उसने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि उसे अपने कुछ कड़के दोस्तों और परिवार वालों की मदद करने में बहुत अच्छा महसूस होता है। यह मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाता है। अगर आपके पास बहुत से पैसे कमाने की क्षमता है तो कमा लें। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो वर्तमान समाज में रह रहे हैं, क्योंकि इस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत अमीर है। कुछ लोगों को बहुत से पैसे हासिल करने का कभी मौका ही नहीं मिलता है। अगर आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हों जिनमें ऐसा करने की योग्यता हो तो आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर लें। सचमुच अमीर बने और फिर उन लोगों की मदद करें जिनके पास आपके जैसे अवसर नहीं है। कंगाल बनने और किसी की मदद न करने के बजाय इसमें मुझे ज्यादा समझदारी दिखती है। जाहिर है कुछ लोग इसके बाद भी कहेंगे, पैसा मुझे बदल देगा। अमीर बनने के बाद मैं लोभी बन सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि सिर्फ गरीब लोग ही ऐसा कहते हैं। यह उनकी असफलता को छिपाने का एक और बहाना होता है। यह बहाना उनकी वित्तीय बगीचे की एक अंदरूनी खरपतवार से आता है। इसे गंभीरता से न लें। दूसरे, मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ, पैसा आपको सिर्फ वही ज्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप ओछे हैं तो पैसा आपको ज्यादा ओछा होने का मौका देगा।
अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको ज़्यादा दयालु होने का मौका देगा। अगर आप दिल से लोभी हैं तो पैसा आने के बाद आप ज़्यादा लोभी बन सकते हैं। अगर आप उदार हैं तो ज़्यादा पैसे से आप ज़्यादा दयालु बन सकते हैं। और जो आपको इससे अलग बात बताता है वह कंगाल है। तो क्या करें? अच्छा प्राप्तकर्ता कैसे बनें? पहली बात, खुद को पोषण देना शुरू करें। याद रखें, लोग आदतों के गुलाम होते हैं, इसलिए आपको चेतन रूप से वे सर्वश्रेष्ठ चीजें पाने का अभ्यास करना होगा जो जिंदगी आपको दे सकती है। हम मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में धन प्रबंधन तंत्र की एक प्रमुख तकनीक सिखाते हैं। हम आपसे एक खेल अकाउंट बनाने को कहते हैं जहां आप निश्चित धनराशि ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं जिनसे आपको बेहतरीन महसूस होता है और जो आपको मिलेनियर की तरह महसूस कराती है। यह अकाउंट आपकी काबिलियत साबित करने और पाने की मांसपेशी को मजबूत करने में मदद करता है। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आपको जब भी पैसा मिले तो आप रोमांच और कृतज्ञता प्रकट करने की आदत डाल लें। बड़ी अजीब बात है कि जब मैं कंगाल था और मुझे जमीन पर कोई सिक्का पड़ा दिखता था तो मैं उसे उठाने के लिए कभी नीचे नहीं झुका। बहरहाल, अब जब मैं अमीर बन चुका हूं तो मैं पैसे जैसी दिखने वाली हर चीज उठा लेता हूं। फिर मैं उसे खुशकिस्मती के लिए चूमता हूं और जोर से घोषणा करता हूं, मैं धन खींचने वाला चुंबक हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं उस समय यह मूल्यांकन नहीं करता हूं कि पैसा कितना है। पैसा पैसा होता है और पैसा मिलना ब्रह्मांड का वरदान है। अब जब मैं अपनी हर मनचाही चीज पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हूं तो वह मुझे मिल जाती है। अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे कायम रखना चाहते हैं तब भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खराब प्राप्त करता हैं और किसी तरह आपको ढेर सारा पैसा मिल भी जाता है तो इस बात की काफी संभावना है कि यह तत्काल चला जाएगा। एक बार फिर, पहले अंदर फिर बाहर। पहले अपने पाने वाले बर्तन को बड़ा बनाएं, फिर देखें इसे भरने के लिए पैसा किस तरह आता है। एक बार फिर कहूंगा, ब्रह्मांड निर्वात को पसंद नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, खाली जगह हमेशा भर जाएगी। क्या कभी आपने देखा है कि खाली गैरेज या अलमारी के साथ क्या होता है? आमतौर पर यह ज्यादा समय तक खाली नहीं रहती है। क्या आपने कभी इस अजीब बात पर गौर किया है कि किसी काम को करने में हमेशा उतना ही समय लगता है जितना दिया जाता है? जब आप पाने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो आप ज्यादा पाने लगेंगे। इसके अलावा जब आप पाने के लिए सचमुच तैयार हो जाएं तो आपकी बाकी की जिंदगी भी बेहतर बन जाएगी। न सिर्फ आप ज्यादा पैसा पाने लगेंगे बल्कि ज्यादा प्रेम, शांति, खुशी और संतुष्टि भी पाने लगेंगे। क्यों? एक और सिद्धांत के कारण जिसका मैं निरंतर प्रयोग करता हूं। आप एक चीज जिस तरह से करते हैं हर चीज उसी तरह से करते हैं। आप एक क्षेत्र में जिस तरह के होते हैं आमतौर पर सभी क्षेत्रों में उसी तरह के होते हैं। अगर आप पैसा पाने से खुद को रोक रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप जीवन की हर अच्छी चीज पाने से खुद को रोक रहे होंगे। मस्तिष्क आमतौर पर अलग से यह नहीं बताता है कि पाने के मामले में आप किन किन क्षेत्रों में खराब हैं। दरअसल यह विपरीत मामला है। मस्तिष्क को हर मामले में साधारणीकरण करने की आदत होती है और वह कहता है जैसा यह है वैसा ही है, हर जगह और हमेशा। अगर आप खराब प्राप्त करता हैं तो आप सभी क्षेत्रों में खराब हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाते हैं तो आप हर जगह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार होंगे जो ब्रह्मांड आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में दे सकता है। जब आपको अपनी सारी नियामतें मिलें तो आपको जो इकलौती चीज याद करनी है वह है धन्यवाद कहते रहना। घोषणा दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूं। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनने का अभ्यास करें। जब कोई किसी तरह भी आपकी प्रशंसा करे तो हर बार यही कहें, धन्यवाद। उस व्यक्ति को उसी समय प्रशंसा न लौटाएं। प्रशंसा को पूरी तरह ग्रहण कर लें, उसे लौटाएं नहीं। जैसा ज्यादातर लोग कहते हैं, इससे प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को उपहार देने की खुशी मिलती है क्योंकि आप उसे उसी की ओर वापस नहीं उछाल देते हैं। 2. आपको जो भी, और मेरा मतलब है जो भी पैसा मिले उसका जोश के साथ जश्न मनाना चाहिए। चिल्लाकर कहें, मैं पैसे का चुंबक हूं। धन्यवाद। यह उस पैसे के लिए है जो आपको जमीन पर पड़ा मिलता है, जो आपको उपहार में मिलता है, जो आपको सरकार से मिलता है, जो आपको तनख्वाह के रूप में मिलता है और जो आपको अपने बिजनेस से मिलता है। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए कृत संकल्प है। अगर आप यह घोषणा करते रहेंगे कि आप पैसे के चुंबक हैं और खासकर आपके पास इसका प्रमाण होगा तो ब्रह्मांड सिर्फ यही कहेगा, ठीक है, और आपकी ओर ज्यादा पैसे भेज देगा।
3. खुद को लाड करें। महीने में कम से कम एक बार खुद को और अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कोई खास काम करें। मसाज, मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाएं। खुद को आलिंगन लंच या डिनर पर ले जाएं। नाव या वीकेंड कॉटेज किराए पर लें। किसी से अपना नाश्ता बिस्तर पर बुलवाएं। ऐसे काम करें जिससे आपको अमीर और हकदार महसूस करने की इजाजत मिले। एक बार फिर इस तरह से अनुभव से आप कंपन की जो ऊर्जा संप्रेषित करते हैं वह ब्रह्मांड को यह संदेश भेजेगी कि आप समृद्ध जीवन जीते हैं। यह संदेश पाकर ब्रह्मांड अपना काम करते हुए कहेगा ठीक है और आपकी ओर ज्यादा अवसर भेजेगा। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो। सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड, टी हावर एकर। HindiAudiobook.com। दौलत की फाइल नंबर 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा सुखी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूंगा। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परी कथाओं की पुस्तक खंड 1 से आती है। मैं इस पूरे कथन को धराशायी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आप अपने अनुभव और अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो इस स्थायी वेतन के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूंगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं है, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप न करे। यही तो दिक्कत है। आमतौर पर यह दिक्कत आती ही है। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है। वे यह जानते ही नहीं है कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है और वह कीमत है दौलत। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप दरअसल यह कह रहे हैं, मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूं। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं। अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें कि इन चीजों में कोई गारंटी नहीं होती है। जैसा पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है। उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें गारंटी की जरूरत होती है। हाल में मेरा पाला एक पब्लिक रिलेशन परामर्शदाता से पड़ा जो चाहती थी कि मैं उसे हर महीने $4000 की फीस दूं। मैंने उससे पूछा कि $4000 की फीस के बदले में मुझे क्या मिलेगा। उसने जवाब दिया कि इसके बदले में मुझे मीडिया में हर महीने कम से कम $20,000 का प्रचार प्रसार मिलेगा। मैंने कहा, अगर आप इसके आसपास परिणाम नहीं दे पाई तो क्या होगा? उसने जवाब दिया कि चूंकि वह अपना समय लगा रही है इसलिए वह इतनी फीस की हकदार है। मैंने जवाब दिया, आपके समय की फीस देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी तो एक विशिष्ट परिणाम के लिए फीस देने में है, और अगर आप वह परिणाम नहीं दे पाती हैं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? दूसरी तरफ अगर आप इससे ज्यादा अच्छे परिणाम देती हैं तो आपको ज्यादा फीस मिलनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव यह है, आप मुझे मीडिया में जितने मूल्य का प्रचार प्रसार दिलवाएंगी मैं आपको उसकी 50% फीस दूंगा। आपके बताए आंकड़ों के अनुसार कि मैं आपको हर महीने $10,000 दूंगा, जो आपकी फीस से 2.5 गुना रकम है। क्या वह इसके लिए तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या वह कंगाल थी? हाँ, और वह जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी, या कम से कम जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता कि अमीर बनने के लिए अपने परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चाहिए। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम 1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोट रहे हैं। यह नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता
जो कंपनी में पार्टनर न हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार न हो, औसत वित्तीय जिंदगी बिताते हैं। मान लें आप पेन का बिजनेस करते हैं और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाए। ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर को फोन करके 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवाकर खुशी खुशी अपना लाभ गिनने लगते हैं। दूसरी तरफ मान ले आप समाज थेरेपिस्ट हो और इतने सौभाग्यशाली हों कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं और सभी आपसे ही मालिश करवाना चाहें। आप क्या करेंगे? आप खुद को गोली मार लेंगे कि मैं क्यों पेन के बिजनेस में नहीं हूं। आप और कर भी क्या सकते हैं? लाइन में सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करें कि शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को 3:15 बजे है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि निजी सेवा व्यवसाय में कोई बुराई है, बस उसमें फटाफट अमीर बनने की उम्मीद न करें जब तक कि आप खुद को डुप्लीकेट करने या लीवरेज करने का कोई तरीका न खोज लें। अपने सेमिनारों में मैं अक्सर ऐसे कर्मचारियों से मिलता हूं जो तनख्वाह या घंटे के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे मुझसे शिकायत करते हैं कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितने के वे हकदार हैं। मेरी प्रतिक्रिया होती है, किसकी राय में? मुझे यकीन है कि आपके बॉस की राय में आपको वाजिब भुगतान मिल रहा है। आप तनख्वाह की चक्की से उतर क्यों नहीं जाते हैं? आप अपने प्रदर्शन के आधार पर पूर्ण या आंशिक भुगतान की मांग क्यों नहीं करते हैं? या अगर यह संभव न हो तो आप खुद का बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते हैं? फिर आपको पता चल जाएगा कि आप अपनी योग्यता जितना ही कमा रहे हैं। न जाने क्यों मेरी इस सलाह से वे लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। जाहिर है वे लोग तो बाजार में अपने सच्चे मूल्य की जांच करने की बात सोचकर ही दहशत में आ जाते हैं। अक्सर ज्यादातर लोगों को अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने में सबसे बड़ा डर यह होता है कि वे अपनी पुरानी कंडीशनिंग से बाहर निकलने में डरते हैं। मेरे अनुभव में स्थायी तनख्वाह की चक्करघिनी में फंसे ज्यादातर लोगों के अतीत की प्रोग्रामिंग उन्हें बताती है कि यह काम के बदले भुगतान पाने का सामान्य तरीका है। आप अपने माता पिता को दोष नहीं दे सकते। ज्यादातर माता पिता कुछ ज्यादा ही सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित रोजगार चाहते हैं। जैसा आपको शायद पहले ही पता चल चुका होगा, नियमित तनख्वाह पर काम नहीं करने वाले व्यक्ति के माता पिता आमतौर पर यह लोकप्रिय वाक्य बोलते हैं, तुम ढंग की नौकरी कब करोगे? मुझे याद है मेरे माता पिता ने भी मुझसे यही सवाल पूछा था। शुक्र है मेरा जवाब था, उम्मीद है कभी नहीं। इस पर मेरी मां बौखला गई। बहरहाल मेरे पिता ने कहा, अच्छा है, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। मैं भी आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप खुद के लिए काम करें, अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, कमीशन पर काम करें, आमदनी या कंपनी के लाभ का प्रतिशत लें या स्टॉक ऑप्शन लें। साधन चाहे जो हो, बस यह सुनिश्चित करें कि आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान मिले। व्यक्तिगत रूप से मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति को बिजनेस का मालिक होना चाहिए, चाहे वह बिजनेस फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। पहला कारण यह है कि ज्यादातर मिलेनियर अपने खुद के बिजनेस से अमीर बने हैं। दूसरा कारण यह है कि दौलत बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है जब टैक्स अधिकारी आपकी आमदनी का लगभग आधा हिस्सा हड़पने के लिए तैयार बैठा हो। जब आप अपने बिजनेस के मालिक होते हैं तो आप टैक्सों में बहुत सा पैसा बचा लेते हैं, क्योंकि आप अपने कुछ खर्चे जैसे कार, यात्रा, शिक्षा और यहां तक कि मकान पर भी टैक्स की बचत कर लेते हैं। सिर्फ इसी कारण से अपना खुद का बिजनेस बनाना लाभदायक साबित हो सकता है। अगर आपके पास किसी बिजनेस की जोरदार योजना न हो तो चिंता न करें, आप किसी दूसरे की योजना का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात, आप सेल्समैन बनकर कमीशन पर काम कर सकते हैं। बेचना दुनिया के सबसे ज्यादा भुगतान वाले व्यवसायों में से एक है। इसमें निपुण लोग ढेर सारी कमाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ सकते हैं। दर्जनों अच्छी कंपनियां हैं और उनके पास वे सभी प्रोडक्ट तथा सिस्टम हैं जो आपको शुरुआत में चाहिए। सिर्फ कुछ रुपयों में आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और बहुत कम प्रशासनिक दिक्कतों के साथ बिजनेस मालिक बनने के सभी लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जंचता हो तो यह दौलत के लिए आपका हवाई जहाज बन सकता है। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, एक पल के लिए भी यह न सोचें कि आप मुफ्त में सवारी करने वाले हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तभी काम करेगा जब आप काम करेंगे। इसमें सफलता पाने के लिए प्रशिक्षण, समय और ऊर्जा की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो 20,000 से 50,000 डॉलर तक की मासिक आमदनी, हाँ मासिक, कोई असाधारण बात नहीं है। चाहे जो हो, सिर्फ साइन करके और पार्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूटर बनने भर से आपको टैक्स में बेहतरीन छूट मिल जाएगी। और कौन जाने
शायद आपको प्रोडक्ट इतना पसंद आ जाए कि आप इसे दूसरों को बेच लें और आपको अच्छी आय भी हो जाए। एक और विकल्प अपनी नौकरी के बदले में अनुबंध करना है। अगर आपका बॉस इसके लिए तैयार हो जाए तो वह आपके बजाय आपकी कंपनी को भुगतान देगा उसी काम के लिए जो आप इस वक्त कर रहे हैं। इसके लिए कुछ कानूनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर आपके पास एक दो और क्लाइंट हों, भले ही वे पार्ट टाइम हों, तो आपको कर्मचारी के बजाय बिजनेस मालिक के रूप में भुगतान किया जा सकता है और आप बिजनेस मालिक के टैक्स लाभों का आनंद ले सकते हैं। कौन जाने ये पार्ट टाइम क्लाइंट आगे चलकर फुल टाइम क्लाइंट बन जाएं और आपको लिवरेज करने का मौका मिल जाए। हो सकता है आप सारा काम करने के लिए दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लें और अंततः फुल टाइम बिजनेस के मालिक बन जाएं। आप सोच सकते हैं मेरा बॉस इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। मैं इस बारे में इतनी गारंटी से कुछ नहीं कहूंगा। आपको यह बात समझनी होगी कि किसी कर्मचारी पर कंपनी को बहुत खर्च करना पड़ता है। कंपनी को न सिर्फ तनख्वाह देनी पड़ती है बल्कि इसके अलावा सरकार को उस तनख्वाह का 25% या इससे ज्यादा टैक्स के रूप में देना होता है। इसमें ज्यादातर कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों की कीमत भी जोड़ दें तो शायद सब मिलाकर तनख्वाह का 50% हो जाता है। अब अगर कंपनी आपको स्वतंत्र परामर्शदाता के रूप में अनुबंध पर रखती है तो इसमें कंपनी की लगभग 50% बचत हो जाती है। जाहिर है इसके बाद आपको कर्मचारी के रूप में मिलने वाले लाभ नहीं मिलेंगे, लेकिन आप टैक्स में ही इतना बचा लेंगे कि उससे अपनी मनचाही चीज खरीद सकते हैं। अंत में अपने वास्तविक मूल्य के अनुरूप कमाने का एकमात्र तरीका अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना है। एक बार फिर मेरे डैडी ने इसे बेहतरीन तरीके से कहा था, निश्चित तनख्वाह पर किसी दूसरे के लिए काम करके तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अगर तुम नौकरी करना ही चाहो तो यह सुनिश्चित करना कि तुम्हें प्रतिशत में भुगतान मिले, वरना खुद के लिए काम करना। यही समझदारी भरी सलाह है। घोषणाएं दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाने का चुनाव करता हूं। अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। पहली, अगर आप वर्तमान में ऐसी नौकरी कर रहे हैं जहां आपको निश्चित तनख्वाह या घंटे के आधार पर पैसा मिल रहा है तो अपने नियोक्ता के सामने ऐसी भुगतान योजना रखें जिसमें आपको कम से कम आंशिक रूप से अपने व्यक्तिगत परिणामों और कंपनी के परिणामों के आधार पर भुगतान मिल सके। अगर आप अपनी कंपनी के मालिक हैं तो ऐसी भुगतान योजना बनाएं जिससे आपके कर्मचारियों या यहां तक कि मुख्य सप्लायर को भी उनके और आपकी कंपनी के परिणामों के आधार पर ज्यादा भुगतान मिल सके। इन योजनाओं पर तत्काल अमल शुरू कर दें। दूसरी, अगर आप इस समय नौकरी में हो और आपको अपने परिणामों के आधार पर भुगतान नहीं मिल पा रहा हो तो खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचें। आप पार्ट टाइम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ सकते हैं या प्रशिक्षक बन सकते हैं या दूसरों को अपना ज्ञान दे सकते हैं या अपनी स्वतंत्र परामर्शदाता सेवाएं उसी कंपनी को दे सकते हैं जहां आप काम कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि इस बार आपको भुगतान लगाए गए समय के आधार पर नहीं बल्कि प्रदर्शन और परिणाम के आधार पर मिलेगा। दौलत की फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। दौलत की फाइल नंबर 12। अमीर लोग यह भी और वह भी सोचते हैं, गरीब लोग यह या वह सोचते हैं। अमीर लोग प्रचुरता की दुनिया में जीते हैं, गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। जाहिर है दोनों एक ही भौतिक संसार में रहते हैं, लेकिन उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क होता है। गरीब और अधिकांश मध्यम वर्गीय लोग अभाव में जीते हैं। वे इन सूत्रों के आधार पर जीते हैं, जैसे इतना ही है जो मिल सकता है, कभी पर्याप्त नहीं होता है और आपको हर चीज नहीं मिल सकती। और हालांकि आपको शायद हर चीज नहीं मिल सकती, जैसे दुनिया की सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको निश्चित रूप से हर वह चीज मिल सकती है जिसे आप सचमुच चाहते हैं। आप सफल करियर चाहते हैं या अपने परिवार के साथ मधुर संबंध चाहते हैं, दोनों। आप बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या मौज मस्ती करना चाहते हैं, दोनों। आप जीवन में पैसा चाहते हैं या सार्थकता, दोनों। आप दौलत कमाना चाहते हैं या अपना मनचाहा काम करना चाहते हैं, दोनों। गरीब लोग हमेशा किसी एक को चुनते हैं, अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि थोड़ी रचनात्मकता से आप हमेशा एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिसमें आपको दोनों संसारों का सर्वश्रेष्ठ मिल जाए। भविष्य में जब भी आपके सामने यह या वह का विकल्प आए तो आपको खुद से बस यह सवाल पूछना चाहिए,
मैं दोनों कैसे पा सकता हूँ? यह सवाल आपकी जिंदगी बदल देगा। यह आपको अभाव और सीमा की दुनिया से संभावनाओं और प्रचुरताओं के ब्रह्मांड में ले जाएगा। यह सिर्फ आपकी मनचाही चीजों में ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में सही है। उदाहरण के लिए, इस समय मैं एक नाखुश सप्लायर से निपटने की तैयारी कर रहा हूँ, जो मानता है कि मेरी कंपनी पीक पोटेंशियल को उसके द्वारा किए ऐसे खर्चों का भुगतान करना चाहिए जिसके बारे में अनुबंध में सहमति नहीं हुई थी। मेरी भावना यह है कि अपनी लागत का अनुमान लगाना उसका काम है, मेरा नहीं है, और अगर उसका ज्यादा खर्च हुआ है तो इस समस्या से उसे निपटना चाहिए। मैं अगली बार के लिए एक नए अनुबंध पर बातचीत करने का इच्छुक हूँ, लेकिन मैं पुराने अनुबंधों का पालन करने का प्रबल हिमायती भी हूँ। मेरे कड़के दिनों में अगर मेरे सामने इस तरह की स्थिति आती तो मैं अपनी बात साफ साफ रख देता और यह सुनिश्चित करता कि मैं अनुबंध में लिखी राशि से एक धेला भी ज्यादा न दूं। हालांकि मैं उसे सप्लायर बनाए रखना चाहता, लेकिन हो सकता है कि अंततः यह चर्चा बड़ी बहस में बदल जाती। पुराने दिनों में मैं उससे मुलाकात करने जाते समय यही सोचता कि इसमें या तो वो जीतेगा या मैं। बहरहाल आजकल मैंने खुद को दोनों के संदर्भ में सोचने के लिए प्रशिक्षित कर लिया है, इसलिए मैं इस बातचीत में पूरे खुलेपन के साथ ऐसी स्थिति बनाने जा रहा हूँ जहां मैं उसे ज्यादा भुगतान नहीं करूंगा और वह मेरे प्रस्ताव से बहुत खुश भी होगा। दूसरे शब्दों में, मेरा लक्ष्य दोनों को पाना है। एक और उदाहरण देखें। कुछ महीने पहले मैंने एरिज़ोना में एक वैकेशन होम खरीदने का फैसला किया। जिस इलाके में मेरी दिलचस्पी थी, मैंने उसका चप्पा चप्पा छान मारा। हर रियल एस्टेट एजेंट ने मुझे यही बताया कि अगर मैं उस इलाके में 3 बेडरूम और एक स्टडी रूम वाला मकान चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे $10 लाख देने होंगे। मेरा इरादा इस मकान में 10 लाख से कम का निवेश करने का था। ऐसी परिस्थिति में ज्यादातर लोग या तो अपनी उम्मीदें कम कर लेते हैं या फिर अपना बजट बढ़ा देते। मैंने दोनों कायम रखे। हाल ही में मुझे फोन पर बताया गया कि मैं इस जगह पर जैसा मकान चाहता था वैसा मकान मिल रहा है। वहां के एक मकान मालिक ने अपने मकान की कीमत $2 लाख घटा दी है, जिससे यह $10 लाख से कम हो गई है। दोनों को पाने के इरादे की शक्ति का यह एक और कमाल है। मैंने हमेशा अपने माता पिता को बताया था कि मैं ऐसे काम में गुलामों की तरह जुटा नहीं रहना चाहता जिसमें मुझे मजा न आता हो, और मैं उस काम को करके अमीर बनूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। उनकी प्रतिक्रिया सामान्य थी। तुम सपनों की दुनिया में रह रहे हो, जीवन फूलों की सेज नहीं है। उन्होंने कहा, बिजनेस बिजनेस है, मजा मजा है। पहले तुम आजीविका चलाने की परवाह करो, फिर अगर तुम्हारे पास समय बचे तो तुम अपने जिंदगी के मजे ले सकते हो। मुझे याद है, इस पर मैंने सोचा था, अगर मैं उनकी बात सुनूंगा तो अंत में मेरा हाल भी उन्हीं जैसा हो जाएगा। नहीं, मुझे तो दोनों चाहिए। क्या यह मुश्किल था? यकीनन। मैं जिस काम से नफरत करता था, कई बार तो उसे मुझे 1-2 सप्ताह करना पड़ा ताकि मैं खा सकूं और किराया चुका सकूं। लेकिन मैंने दोनों को पाने का इरादा कभी नहीं छोड़ा। मैं कभी किसी नापसंद नौकरी या बिजनेस में ज्यादा देर नहीं रुका। अंततः मैं अपने मनपसंद काम को करके अमीर बन गया। अब मैं जानता हूं कि ऐसा किया जा सकता है। आज मैं सिर्फ वही काम और प्रोजेक्ट लेता हूं जो मुझे पसंद होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे दूसरों को भी यही सिखाने का मौका मिलता है। दोनों का नजरिया पैसे के मामले में जितना महत्वपूर्ण है उतना किसी दूसरी चीज में नहीं है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग मानते हैं कि उन्हें पैसे और जीवन के किसी दूसरे पहलू के बीच में चुनाव करना होगा। परिणाम स्वरूप वे यह तर्क देते हैं कि पैसा बाकी चीजों जितना महत्वपूर्ण नहीं है।